नमस्कार, मेरा नाम दिवेश है। आज मैं आपको सिक्योरिटी मार्केट की एक टर्म क्रेडिट रेटिंग के बारे में कुछ पढ़ाना चाहूँगी। क्रेडिट रेटिंग दो टर्म्स से मिलकर बना है, दैट इज़ क्रेडिट प्लस रेटिंग। यानी कि क्रेडिट जब हम उधार लेने के लिए हम कुछ एफर्ट्स करते हैं, उधार के लिए क्रेडिट वर्ड यूज़ किया जाता है, प्लस रेटिंग यानी कि जो उधार लिया है उसको ग्रेड करना, उसकी रेटिंग करना, उसको रैंक्स देना, उसको हम कहते हैं क्रेडिट रेटिंग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, आजकल आप कहीं जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में या किसी हॉस्पिटल में, तो आप जैसे ही वहाँ से एग्जिट करते हैं तो आपके पास एक आपके मोबाइल फ़ोन पे, आपके एंड्रॉयड फ़ोन पे आता है कि आप इसको कितने स्टार देंगे, आप इसको कितनी रेटिंग्स देंगे, जिसमें आप 1 2 3 4 5 तक आप उसको रेट्स देते हैं। सेम उसी तरह से सिक्योरिटी मार्केट में जब आप फंड्स को इशू करते हैं तो उन इशू किए जाने वाले फंड्स को कुछ रैंक्स, कुछ रेटिंग्स दी जाती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं रेटिंग्स विच आर गिवन टू सिक्योरिटीज। उसको हम कहेंगे क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग क्या है? क्रेडिट रेटिंग एक ग्रेडिंग सर्विसेज है जो कि इन्वेस्टर्स के रिस्क को कम करने के लिए सिक्योरिटीज की ग्रेडिंग की जाती है, उनकी रैंकिंग की जाती है। किसी सिक्योरिटी की रैंकिंग जितनी हाई होती है उतना वो सिक्योरिटी कम रिस्की मानी जाती है। ये आपकी क्रेडिट क्वालिटी को शो करता है, यानी कि क्रेडिट रेटिंग एक सर्विसेज है, एक वो सर्विस जो कि आपके किसी इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी को बताता है। किसी पर्टिकुलर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको ये डिफाइन करता है कि वो कितना सेफ है, कितने इन्वेस्टर्स को इस तरह के सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं ये एक ऐसी टेक्निक है, यानी कि क्रेडिट रेटिंग एक टेक्निक है जो कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को रेटिंग्स प्रोवाइड करती है। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की अलग अलग शेयर्स डिबेंचर्स, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब अलग अलग टाइप के शेयर्स डिबेंचर्स को अलग अलग रेटिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। किस बेसिस पे? ये एक सिस्टमैटिक एनालिसिस होता है, यानी किसी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, उस कंपनी की वीकनेसेस क्या है, वो कंपनी मार्केट में कैसे काम कर रही है, उस कंपनी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, किन तत्वों से किसी कंपनी की सिक्योरिटीज प्रभावित होती हैं, ये सब हमारा क्रेडिट रेटिंग करते समय इन सबको कंसीडर किया जाएगा। जब भी आप रैंकिंग करोगे, रैंकिंग इज डन, किस बेसिस पे की जाती है रैंकिंग? रैंकिंग जब की जाएगी तो वो किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके प्रोजेक्ट का एनालिसिस, कंपनी मार्केट से कितने फंड्स को बोरो कर सकती है, कंपनी का प्रोजेक्ट क्या है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कंपनी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें आपको कंसीडर करनी है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही उस कंपनी की एसेट्स को हम या उसकी सिक्योरिटीज़ को हम रेट कर सकते हैं। अब हमने कहा कि क्रेडिट रेटिंग यानी कि सिर्फ आपकी कंपनी की सिक्योरिटीज़ को रेटिंग्स प्रोवाइड की जाती है, ना कि क्रेडिट रेटिंग सर्विस इन्वेस्टर्स को ये कहती है कि आपको कौन सी सिक्योरिटीज़ परचेज करनी चाहिए और कौन सी सिक्योरिटीज़ परचेज नहीं करनी चाहिए। बेसिकली जो क्रेडिट रेटिंग की जाती है वो आपकी शेयर्स में नहीं होती, ये आपकी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में होती है, यानी कि डिबेंचर्स या बॉन्ड्स के लिए की जाती है। ऐसा ही हमें दिया गया है। क्रेडिट रेटिंग इज जनरली कन्फाइंड टू डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स जो आप उधार ले रहे हैं उसके लिए यूज किया जाता है क्रेडिट रेटिंग इक्विटी शेयर्स के लिए भी किया जाता है, लेकिन इक्विटी शेयर्स के लिए क्रेडिट रेटिंग करना मैंडेटरी नहीं होता, अनिवार्य नहीं होता। क्रेडिट रेटिंग का मतलब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को अलग अलग रैंक प्रोवाइड करना। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के एक से ज्यादा सिक्योरिटीज हो सकती है, उन सिक्योरिटीज को अलग अलग रैंक देना हमारा क्रेडिट रेटिंग में आता है। क्रेडिट रेटिंग यानी कि सिक्योरिटीज की रेटिंग कराना हमें बताता है कि किसी कंपनी की पोजीशन कितनी साउंड है, किसी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को आप फाइंड आउट करके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ उसकी सिक्योरिटीज को हम ग्रेड कर देंगे। आप जब क्रेडिट रेटिंग करेंगे तो वो क्रेडिट रेटिंग उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे की जाएगी जो कि किसने प्रोवाइड की है, जो कि इशूअर यानी कि उस कंपनी ने खुद दी है, प्लस आप जिस कंपनी से या जिस एजेंसी से अपनी सिक्योरिटीज की रेटिंग करा रहे हैं उस एजेंसी ने जो डाटा इकट्ठा किया है उस डाटा से, प्लस उस कंपनी ने जो डाटा दिया है, इन दोनों को मिला के आप उस कंपनी की सिक्योरिटीज की रेटिंग करा लेंगे। अब कह रहे हैं कि क्रेडिट रेटिंग एक साइंस और आर्ट दोनों है, यानी कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। आप
स्लोली सभी स्टैटिस्टिक्स को फाइंड आउट करेंगे, सभी डाटा को स्टडी करेंगे, सभी वेरिएबल्स को स्टडी करने के बाद आप कहेंगे कि किसी कंपनी के इंस्ट्रूमेंट्स या उसकी सिक्योरिटीज की क्या वैल्यू है, उस कंपनी के सिक्योरिटीज कैसे उस कंपनी को डेप्थ दिलाने में उसकी हेल्प कर सकती हैं। अब जब आप क्रेडिट रेटिंग की बात करते हैं, क्रेडिट रेटिंग जब की जाती है ये सिर्फ एक ही कंट्री में नहीं की जाती, बल्कि एक कंट्री की बाउंड्री से बाहर भी, आउटसाइड द टेरिटरी, किसी कंपनी का उस कंट्री में होने के सिवा बल्कि दूसरी कंट्री में भी उस कंपनी की सिक्योरिटीज की क्या रैंकिंग है उसको भी हमारी क्रेडिट रेटिंग शो करती है, ताकि आप एक से ज्यादा कंट्रीज में अपनी सेम सिक्योरिटीज को इशू कर सकते हैं। बात आती है आगे डेफिनेशन की, यानी कि जब हम इसको परिभाषित करेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं ये एक ऐसी रैंकिंग है जो किसी कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बेसिस पे उसको डिफाइन करती है, उसकी सिक्योरिटीज की हमें बताती है कि वो कितनी क्रेडिट वर्दीनेस है, उनकी क्या वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास आता है, ये देखिए, उसके बाद हमारे पास आता है कि कैसे इंपॉर्टेंट है क्रेडिट रेटिंग करना, इसकी क्या क्या इसकी महत्वता है, हम कैसे इसको डिनोट कर सकते हैं। पहले पॉइंट में हमें कहा जा रहा है कि क्रेडिट रेटिंग तब इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब डिफॉल्ट प्रॉन कंपनीज, यानी ऐसी कंपनीज जो बेसिकली फंड्स को रिटर्न नहीं करती, अगर ऐसी कंपनी कैपिटल मार्केट में एंट्री कर जाती हैं, यानी कि ऐसी कंपनीज जो फंड्स को पे करने की कैपेसिटी में नहीं है, अगर वो कैपिटल मार्केट में आ जाती हैं, तो ऐसी कंपनी से बचने के लिए उनकी अगर सिक्योरिटीज की रेटिंग है तो इन्वेस्टर्स को पता चल जाएगा कि उनका यानी इन्वेस्टर्स का ऐसी कंपनी की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना कितना सेफ है या कितना रिस्की है। नंबर 2, रेटिंग्स इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल है। कैसे? क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि आप फंड्स कहाँ से रेज कर रहे हो, वो फंड्स जो आप कहाँ पे लगा रहे हो, आप जिनको फंड दे रहे हो या जो फंड ले रहा है उनको भी पता चल जाता है कि आपके इन्वेस्टर्स कौन है, और इन्वेस्टर्स को पता चल जाता है कि आपके इश्यूअर्स कौन हैं, यानी कि आप किस कंपनी से फंड्स को ले रहे हैं। जब आप रेटिंग करा रहे हो तो वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी टाइम टू टाइम आपकी फंक्शंस को चेक करती है। थर्ड, हम कहेंगे कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक इंडिपेंडेंट रेटिंग्स प्रोवाइड करती है। उसके बाद इट इम्पोजेस हेल्दी डिसिप्लिन ऑन बोरोवर्स, यानी कि जो लोग ऋण ले रहे हैं उनको भी अनुशासन में रह के ही ऋण लेना है, ताकि इन्वेस्टर्स के हित को सेव किया जा सके। उसके बाद जब भी आप लोन ले रहे हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को शो करता है कि आप कितना आसानी से मार्केट से ऋण को ले सकते हैं। उसके बाद ये आपको पूरी डिस्क्लोजर यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन देता है, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने की जानकारी देता है, ये आपको बताता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आप इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कितना कर रहे हो, कितना अच्छे से कर रहे हो, आप उनके लिए क्या कर सकते हो। मर्चेंट बैंकर्स की हेल्प करती है क्रेडिट रेटिंग, ब्रोकर्स की हेल्प करती है, जो अथॉरिटीज सिक्योरिटी मार्केट में डील कर रही हैं, सिक्योरिटीज में डील करने को फैसिलिटेट करने का काम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का है। उसके बाद जो हाई रेटेड कंपनीज हैं, यानी कि जिन कंपनीज की सिक्योरिटी की वैल्यू ज़्यादा है, उनके इंटरेस्ट कॉस्ट को कम करती है। अब बात आती है कि क्रेडिट रेटिंग के फंक्शंस क्या हैं, ये क्या क्या काम करती है। सबसे पहला, बोरोवर्स के ऊपर एक डिसिप्लिनरी एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, ताकि जो कंपनी लोन ले रही है उस कंपनी को लोन लेते समय अपनी एसेट्स की जानकारी देनी होती है, अपनी सिक्योरिटीज़ की जानकारी देनी होती है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जानकारी देनी होती है, ताकि इन्वेस्टर्स के हित को सेव किया जा सके। ये किसी कंपनी की फाइनेंशियल और अदर प्रेजेंटेशंस को शो करती हैं, ये किसी कंपनी की गाइडलाइंस को बनाने में हेल्प करती है क्रेडिट रेटिंग। और क्रेडिट रेटिंग मर्चेंट बैंकर्स, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, यानी कि जो हमने यहाँ पे पढ़ा वही सेम हम कह सकते हैं कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ये काम कंप्लीट करती है। उसके बाद हम कहेंगे क्रेडिट रेटिंग किस किस टाइप की हो सकती है। जब हमने टाइप्स की बात की तो सबसे पहला टाइप, यानी कि अब हम कह रहे हैं कि क्रेडिट रेटिंग किस किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की हम कर सकते हैं। क्रेडिट रेटिंग किस पे डिपेंड करती है? क्रेडिट रेटिंग डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द, किसके रिक्वायरमेंट की, इश्यूअर की रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि जो कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर रही है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है।
अब रेटिंग्स जो बेसिकली हमने कहा कि बॉन्ड रेटिंग और इक्विटी रेटिंग। अगर हम बॉन्ड रेटिंग की बात करें, यानी कि बॉन्ड्स को या डेब्ट सिक्योरिटीज को जब कोई कंपनी रेट कराती है, यानी कि गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जब रेटिंग कराई जाती है तो वो बॉन्ड रेटिंग, और इसके सिवा अगर इक्विटी शेयर्स की रेटिंग कराई जा रही है तो वो इक्विटी रेटिंग। ठीक है, अब हम कहते हैं कि प्री इशू ऑब्लिगेशंस, यानी कि सिक्योरिटीज को इशू करने से पहले हमारे क्या ऑब्लिगेशन है, क्या दायित्व हो सकते हैं। अगर कोई कंपनी अनलिस्टेड है, यानी कि कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है और वो कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहती है या कोई भी दूसरी तरह की सिक्योरिटी इशू करना चाहती है, यानी कि वो कंपनी जो अभी तक स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है, वो कंपनी जब शेयर्स इशू कर रही है तो शेयर्स को इशू करते टाइम वो ऑप्शन दे रही है कि फ्यूचर में इनके शेयर्स को एक्सचेंज किया जा सकता है, तो ऐसी कंपनी को अपनी सिक्योरिटीज को इशू करने से पहले उनकी रेटिंग कराना जरूरी है। अब है कंटेंट्स ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, यानी कि जब भी आप अपनी सिक्योरिटीज की रेटिंग करा रहे हैं, जब भी सिक्योरिटीज को इशू कर रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि इशू करते टाइम आपने किन किन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की सेवाएं ली हैं, किस किस से रेटिंग्स कराई हैं। साथ में आप बताएंगे कि आपको कौन कौन से ग्रेड्स दिए गए हैं, कौन से ग्रेड्स आपने एक्सेप्ट नहीं किए हैं, कौन से ग्रेड्स आपने ऑब्टेन किए हैं। अब आपके पास बात आती है कि आईपीओ ग्रेडिंग होती कैसे है। सबसे पहले आपको उस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम बताना है जिससे आप रेटिंग ले रहे हैं। दूसरा, जब आपने रेटिंग कराई तो आपको बताना पड़ेगा अगर किसी एजेंसी ने आपको रेटिंग दी है तो वो रेटिंग क्या है, और अगर किसी एजेंसी ने आपको नेगेटिव रैंकिंग दी है तो आपको वो बताना पड़ेगा आपको जो रैंकिंग मिली है उसका रीज़न क्या है, किस बेसिस पे आपको वो रैंकिंग मिली है। उसके बाद आपको वो स्टेटमेंट देना है कि आपने वो रैंकिंग को अडॉप्ट किया है, उसका रीज़न को अडॉप्ट किया है। उसके बाद आते हैं कमर्शियल पेपर की रेटिंग। अभी तक हमने जो बॉन्ड और इक्विटी का पढ़ा ये हमारा कैपिटल मार्केट का था, लॉन्ग टर्म के लिए था। जब हम शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स को बोरो कर रहे हैं, यानी कि 1 ईयर के लिए, जो कि आपकी करंट लायबिलिटी होती है, जब आप 1 ईयर के लिए फंड्स को बोरो करते हैं तो वो आपका कमर्शियल पेपर रेटिंग में आता है। ये आपका मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की रेटिंग कराना कंपलसरी है। अगर कोई कंपनी कमर्शियल पेपर्स इशू कर रही है तो उसको भी आपको रेट कराना मैंडेटरी हो जाता है। आगे करते हैं। आगे हमें दिया हुआ है बोरोअर्स रेटिंग। बोरोअर्स रेटिंग क्या होती है, यानी कि जब भी आप जो पर्सन उधार ले रहा है, यानी कि जिसको आप लोन दे रहे हो उसकी आपको रेटिंग करनी है, यानी कि जिस व्यक्ति को लोन दिया जा रहा है वो व्यक्ति कितना ट्रस्टवर्दी है। उसके बाद सॉवरेन रेटिंग, यानी कि जब आप इंडिविजुअल बेसिस पे या अपने इंडिपेंडेंटली अपनी ही कंट्री की रेटिंग कर देते हैं तो वो आपकी सॉवरेन रेटिंग। अब है इसका प्रोसेस, यानी कि जब भी हम क्रेडिट रेटिंग करेंगे तो कैसे कैसे किया जाएगा, कौन कौन से एनालिसिस हमने करने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से एनालिसिस को हमने फॉलो करना है। फर्स्ट हमारे पास, यानी मैं आपको दोबारा से इसका मीनिंग बताना चाहूंगी कि जब भी आप रेटिंग्स कराएंगे अपने सिक्योरिटीज की तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, किन किन चीज़ों का आप विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है बिजनेस का एनालिसिस, यानी कि आपका बिजनेस क्या है, आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपकी मार्केट की कंडीशंस कैसी हैं, आपकी लीगल पोजीशन कैसी है, आपका बिजनेस ऑपरेट कैसे कर रहा है, आपकी इंडस्ट्री कैसी है, आप एक सिंगल फर्म है या कंप्लीट इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस कितने मिल रहे हैं, आपकी एफिशिएंसी क्या है, आपकी लेबर आपके साथ काम करती है या नहीं करती है। दूसरा आपके पास आता है फाइनेंशियल एनालिसिस, यानी कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं, आपकी डेप्रिसिएशन क्या है, आपके इनकम को आप कैसे ट्रीट करते हो, आप एक्सपेंसेस को कैसे ट्रीट करते हो, आपकी कंटीजेंट लायबिलिटीज़ यानी अचानक से कोई लायबिलिटी आ जाती है तो आप उसे कैसे डील करते हैं। उसके बाद आपकी अर्निंग्स कैसी हैं, यानी कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कैसा है, आपका ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है, आप पर शेयर कितना अर्न कर रहे हो, कितना आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आपकी कंपनी को अगर फंड्स चाहिए तो वो फंड्स कंपनी कहाँ से कलेक्ट करेगी। उसके बाद कंपनी के कैश फ्लोज कैसे हैं, यानी कि कंपनी के पास कितना कैश इनफ्लो में है, कितना आउटफ्लो में है, कंपनी का करंट रेशो क्या है, कंपनी के पास कितना कैश हमेशा अवेलेबल है। उसके बाद मैनेजमेंट को इवैल्यूएट करना, यानी कि मैनेजमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, मैनेजमेंट की दूरदर्शिता कैसी है, मैनेजमेंट के आपके प्रमोटर्स कैसे हैं, आपके टॉप एग्जीक्यूटिव्स कैसे हैं, आपके मैनेजर्स ने आपके लिए क्या गोल सेट किए हैं।
उन गोल्स को पूरा करने के लिए मैनेजर्स क्या क्या हेल्प करते हैं। उसके बाद आपके पास है रेगुलेटरी एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, यानी कि आपके बिजनेस में जिसे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपकी कौन सी पॉलिसीज फॉलो होती हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या फॉलो करते हैं, आपके बिजनेस में ऑपरेशंस को पूरा करने की आपकी कितनी एफिशिएंसी है। उसके बाद है आपके पास फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कि क्रेडिट रेटिंग कराते समय किन बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी लिक्विडिटी यानी आपके पास कैश कितना है, आपको अपने कैश को ध्यान रखना है। फिर आपको देखना है कि आप कितने प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पीरियड में कितने प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं। तीसरा, आप इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं और आप कितना टैक्स पे कर रहे हैं। टैक्स यानी कि कोई कंपनी जब सिक्योरिटीज इशू करती है तो उसको ये भी देखना है कि वो अपनी द्वारा कमाई गई इनकम पे, अर्निंग्स पे कितना टैक्स पे कर रही है। अब बात आती है कि क्रेडिट रेटिंग जब आप कराएंगे तो कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है, किस तरह से आपकी सिक्योरिटीज़ की रेटिंग होती है। अब हम इसका प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस में सबसे पहला पॉइंट कि जो कंपनी अपने सिक्योरिटीज़ की रेटिंग कराना चाहती है, सबसे पहले उस कंपनी को रिक्वेस्ट डालना पड़ता है। दूसरा, कंपनी की रिक्वेस्ट आने पे एक टीम बनाई जाएगी। उस टीम में प्रोफेशनल लोग होंगे जो कि किसी कंपनी की या किसी सिक्योरिटी के बिजनेस से रिलेटेड होंगे, यानी कि जिस कंपनी ने रिक्वेस्ट किया है इस कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड पर्सन्स की टीम बनाई जाएगी। नंबर 3, फिर वो टीम क्या करेगी, वो टीम मैनेजमेंट से, यानी मैनेजमेंट कौन सी, कंपनी के मैनेजमेंट से मीटिंग करेगी। उसके बाद ये टीम एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी, यानी बैकअप टीम बनाएगी जो क्या करेगी, कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके फिर से एक रिपोर्ट बना देगी। ये रिपोर्ट जब बनाई जाएगी तो किसको दी जाएगी, इंटरनल कमेटी को। उस इंटरनल कमेटी में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के मेंबर्स होंगे। जब इन्होंने रिपोर्ट बनाई तो उसके बाद एक और डिस्कशन किया जाएगा, किसके बीच में, टीम मेंबर्स, वो टीम मेंबर्स जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के हैं, प्लस वो टीम जो कि इन प्रोफेशनल लोगों की बनाई गई थी। उसके बाद जब ये रिपोर्ट बन जाएगी तो एक एक्सटर्नल कमेटी बनाई जाएगी। फाइनली जो ये रिपोर्ट बनी है वो एक्सटर्नल कमेटी को, और एक्सटर्नल कमेटी में वो लोग होंगे जो ना तो उस कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड हैं, ना ही वो उस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पर्सन्स हैं। कुछ एक्सटर्नल पर्सन्स जो कि प्रोफेशनल हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको ये रिपोर्ट दी जाएगी और उस एक्सटर्नल कमेटी ने किसी कंपनी की सिक्योरिटीज़ के लिए जो रेटिंग्स डिसाइड की हैं उसी रेटिंग्स को फाइनल कर दिया जाएगा। चलिए आगे करते हैं। हमने फिर नेक्स्ट पॉइंट में कहा कि कंपनी अपनी रिक्वेस्ट को, यानी कि जो किसी कंपनी ने रेटिंग्स के लिए रिक्वेस्ट की है उसको चेक करेगी। ये आपके पास वही पूरा प्रोसेस रिपीट हो रहा है। अगर कंपनी के लिए जो फाइनल डिसीजन लिया गया है वो कंपनी को बता दिया जाएगा। कंपनी चाहे तो इसे एक्सेप्ट कर सकती है, अगर कंपनी रिजेक्ट करती है तो रिजेक्शन के लिए कंपनी को भी पॉइंट देना पड़ेगा। और जो फाइनल डिसीजन इस स्टेप पे लिया जाता है, डिसीजन कंपनी ने एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है और इन्होंने वो ग्रेड क्यों दिया है, वो रेटिंग क्यों दी है, इसका रीज़न भी ये इसमें मेंशन ज़रूर करते हैं। अब बात आती है कि जब आप क्रेडिट रेटिंग कराते हो तो इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। आइए उन डेफिशिएंसीज या ड्रॉबैक्स की बात करते हैं। आपको क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। पहला, हमने कहा कि हमने फंडामेंटल एनालिसिस करने हैं, हमने टेक्निकल एनालिसिस, हमने फाइनेंशियल एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, ये सब करने हैं। लेकिन जिस टाइम पे ये एनालिसिस किया जाएगा हो सकता है कि उस टाइम पे बिजनेस की कंडीशन अच्छी ना हो, उससे पहले या बाद में कंपनी की कंडीशन अच्छी हो सकती है, लेकिन इस वजह से कंपनी की रेटिंग्स पे अफेक्ट पड़ता है। कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है, क्या ज़रूरी है कि वो इन्फॉर्मेशन सही कलेक्ट हो? नो, अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से कलेक्ट की गई है तो भी कंपनी की रेटिंग्स गलत हो जाएंगी। थर्ड, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या करती हैं कि वो अपने बेनिफिट के लिए भी कई बार गलत रेटिंग्स प्रोवाइड कर देती हैं। जो एजेंसी है ये उनके डिसीजन पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्या रेटिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। क्रेडिट रेटिंग्स किस पे डिपेंड करता है? एक्सपर्टीज और ऑनेस्टी किसकी? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की। अगर आपने रेटिंग करा लिया, रेटिंग का मतलब कि आपने ये तो देख लिया कि आपके सिक्योरिटीज की ये रेटिंग है, लेकिन वो क्रेडिट रेटिंग कभी भी ये शो नहीं करती कि आपके जो सिक्योरिटीज़ हैं, इन सिक्योरिटीज़ को किन इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए और इन्वेस्टर्स आपके सिक्योरिटीज़ को क्यों लें। फिर उसके बाद बात आती है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कराती है, यानी कि अगर कोई भी कंपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की फॉर्म में काम करना चाहती है तो उसको कैसे करना पड़ेगा? उनको एप्लीकेशन देना है। वो एप्लीकेशन कैसा, यानी कि वो इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इस तरह का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा।
वो पर्सन जो इस तरह की एक्टिविटी करना चाहता है, उस पर्सन ने या तो वो पहले से काम कर रहा हो, और अगर वो अब करना चाहता है, अगर वो काम पहले शुरू कर चुका तो उसको 3 महीने पहले अपने उस काम की इन्फॉर्मेशन सेबी को देनी होगी। तीसरा, जब वो पर्सन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा तो वो एप्लीकेशन फॉर्म शेड्यूल 1 यानी फर्स्ट शेड्यूल के फॉर्म ए में डाला जाएगा। उसमें एप्लीकेशन फीस भी उस पर्सन को देनी है। उसके बाद जब उस पर्सन ने फॉर्म भर दिया, एप्लीकेशन फीस दे दी, तो उसके साथ जिन डॉक्यूमेंट्स को लगाने की बात की गई है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाता, वो एप्लीकेशन नहीं देता, एप्लीकेशन उसको ग्रांट नहीं होती, तो उसको वो जो रेटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, जो वो रेटिंग एक्टिविटी कर रहा है, उसको उसके लिए सीज कर दिया जाएगा, यानी कि अब उसको रोक दिया जाएगा। फिर बात आती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का प्रमोटर, यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, हमने कहा कंपनी खुद काम नहीं करती, प्रमोटर्स उस कंपनी को एस्टैब्लिश करते हैं और डायरेक्टर्स उस कंपनी को चलाते हैं। सेम केस अगर हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात करें तो उसके प्रमोटर्स भी कंपनी को यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को चलाएंगे। वो प्रमोटर कौन हो सकते हैं? वो प्रमोटर रिजर्व बैंक का कोई पर्सन हो सकता है, रिजर्व बैंक खुद हो सकता है, वो प्रमोटर कोई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हो सकता है, प्रमोटर कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई फॉरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी हो सकती है। उसके बाद आता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपके पास प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, आप कंपनीज एक्ट 56 के अंडर रजिस्टर्ड होने चाहिए। जो भी कंपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की फॉर्म में एस्टैब्लिश होना चाहती है, उसके पास इसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। उसके बाद कम से कम उनके पास 5 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए। उसके बाद कम से कम 3 ईयर्स का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उनके पास नेटवर्थ कम से कम 3 ईयर्स तक कॉन्टिन्यूसली वो होनी चाहिए। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। एप्लीकेंट और उसके प्रमोटर फाइनेंशियली साउंड हों, जनरल रेपुटेशन के हों। उसके बाद ना तो कोई एप्लीकेंट और ना ही उसका कोई प्रमोटर, ना ही उसका कोई डायरेक्टर कभी भी किसी लिटिगेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए। एप्लीकेंट प्रॉपर एम्प्लॉयड होना चाहिए। वो उन्हीं पर्सन्स को अपने साथ रख सकता है जो कि प्रोफेशनल होते हैं और जिनके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद एप्लीकेंट या उसका कोई भी रिलेटेड पर्सन किसी भी तरह से कभी भी सेबी से रिजेक्टेड पर्सन ना हो और ना ही वो कभी किसी प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व हो। उसके बाद है एप्लीकेशंस टू कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट, यानी कि जब आपने सारी कंडीशंस को पूरा कर दिया तो एक एप्लीकेशन यानी कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए। अगर कोई सर्टिफिकेट किसी भी मैनर में कंप्लीट नहीं है, कोई एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है, आपने फीस नहीं पे की, आपने एप्लीकेशन में सारे कॉलम्स को फिल नहीं किया, जो इन्फॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनने के लिए देनी ज़रूरी है, अगर आपने ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो आपको वो सर्टिफिकेट ग्रांट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपने सेबी को रीजंस बताए हैं तो सेबी उन रीजंस को समझने के बाद आपको उन ऑब्जेक्शंस को रिमूव करने के लिए कम से कम 30 डेज का टाइम देता है, और अगर आप लॉजिक दे देते हैं तो आपको मोर देन 30 डेज का भी टाइम अलॉट किया जा सकता है। जब आप सेबी को सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो उसके बाद सेबी आपको एक सर्टिफिकेट ग्रांट करता है। उस सर्टिफिकेट के बाद ही आप अपनी क्रेडिट रेटिंग एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं, और वो एक्टिविटीज़ तभी स्टार्ट होंगी जब आपको क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, आपने सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दिया है, और ऐसा सर्टिफिकेट आपका कंफर्म कर दिया जाएगा, और ऐसा सर्टिफिकेट आपका 5 ईयर्स के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, अब हम आगे कहते हैं कि क्या ये सर्टिफिकेट हमेशा वैलिड रह सकता है? क्या आई एम रिपीटिंग, ये जो सर्टिफिकेट की आपकी वैलिडिटी है ये 5 नहीं, ये 3 ईयर्स होती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का जो एक्टिविटी वाला सर्टिफिकेट है इसकी वैलिडिटी 3 ईयर्स है। जब कोई कंपनी यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी 3 ईयर्स के बाद भी इसी बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहती है तो उसे अपने इस सर्टिफिकेट को रिन्यू कराना पड़ेगा, और रिन्यू कराने के लिए भी उसे सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है और एक प्रिस्क्राइब्ड फीस पे करनी ज़रूरी है। इंडिया में इस समय 4 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अपनी सेवाएं दे रही हैं। ये 4 एजेंसीज अलग अलग हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।